हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम दलीप सिंह है और मैं एनआईटी राउरकेला का स्टूडेंट हूं। ये है क्वांटम क्लासरूम, जहां आपको मिलेगा फिजिक्स का कंप्लीट गाइडेंस फॉर जेई और नीट प्रिपरेशन। यहां पे हम फिजिक्स को सिर्फ पढ़ने नहीं बल्कि समझने की कोशिश करेंगे रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ और सिंपल ट्रिक्स जो एग्जाम में आपके काम आएंगी। सो अगर आप जेई या नीट की तैयारी कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए हमारे क्वांटम क्लासरूम फैमिली के साथ। लेट्स मेक फिजिक्स इजी, लॉजिकल, इंटरेस्टिंग टुगेदर। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने वेक्टर के ऊपर पहले भी एक वीडियो बना रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले जाके वो वाला वीडियो देख लीजिए ताकि आपके स्टार्टिंग से सब कुछ क्लियर हो जाए। और फिर हम स्टार्ट करेंगे अपना सेकेंड वीडियो। तो ये जो दो वीडियो है इनके अंदर मैं कंप्लीट करवा दूंगा जो नोट्स रिलेटेड जितना भी टॉपिक है वो सारा मैं आज आपको कंप्लीट करवा दूंगा। इसके बाद मैं एक और वीडियो लेके आऊँगा जिसके अंदर अपन इसके एग्जांपल्स देखेंगे और जो पीवाईक्यूज के जो क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं वो मैं आपको करवाऊंगा। पीवाईक्यू के क्वेश्चन हम जब देखेंगे तो आप देखेंगे कि मैंने जो बेसिक्स से अभी तक जो भी आपको करवाया है वही सब उसके अंदर आ रहा होगा। तो अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं तो आपको पीवाईक्यू करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए अपना जो सेकेंड वीडियो है वेक्टर्स के ऊपर वो स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर हम देखेंगे डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट विद एग्जांपल्स। तो चलिए देखते हैं कि वेक्टर प्रोडक्ट हम कैसे करते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं वेक्टर्स का जो मल्टीप्लिकेशन होता है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन में आप जानते हैं कि कोई भी क्वांटिटी अगर स्केलर है, जैसे कि 2 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 3 के साथ, 2 भी स्केलर है 3 भी स्केलर है तो हमें 6 मिल जाता है। ये वेक्टर मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ स्केलर क्वांटिटीज हैं, इनकी कोई डायरेक्शन नहीं है। तो वेक्टर मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन से अलग होता है। इसीलिए इसको करने के भी दो मेथड होते हैं, एक होता है स्केलर प्रोडक्ट होता है, दूसरा होता है वेक्टर प्रोडक्ट। वो दोनों हम आगे डिस्कस करेंगे कि ये दोनों कैसे अलग हैं। लेकिन आपको यहाँ तक ये समझना है कि जो वेक्टर मल्टीप्लिकेशन होता है वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन से अलग होता है, क्योंकि यहाँ हमें डायरेक्शन से भी डील करना होता है। तो अब हम देखते हैं वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। तो देखिए, जैसे कि पहले हम देखते हैं कि मान लीजिए कोई वेक्टर है। तो हमने पहले वाली वीडियो में देख रखा है कि किसी भी वेक्टर को हम ऐसे डिनोट करते हैं। ये जो वेक्टर है, मान लीजिए इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ किसी स्केलर क्वांटिटी के साथ जो कि है 5। तो आप बोलेंगे सर अभी क्या डिफरेंस हुआ। और अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ दूसरी स्केलर क्वांटिटी -3 के साथ, तो यहाँ पे आपके दिमाग में 2 क्वेश्चंस आने चाहिए कि फर्स्ट जब हमने इसको पॉजिटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया तब क्या हुआ, और जब नेगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया तब क्या हुआ। तो होता क्या है, 5 एंड -3 दोनों ही स्केलर क्वांटिटी हैं, ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। तो अभी तक हम वेक्टर मल्टीप्लिकेशन में नहीं गए हैं। मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि हम जो मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं वेक्टर का, अगर वो किसी स्केलर क्वांटिटी से कर रहे हैं तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा। तो ये हमें डायरेक्ट हम इसको लिख सकते हैं 5a और इसको हम लिख सकते हैं -3a। तो क्या डिफरेंस आया, तो पहले चलिए देखते हैं इस वाले केस को जिसको हम नाम दे देते हैं a, और ये सेकंड केस है जिसको नाम दे देते हैं b। जो फर्स्ट केस है इसके अंदर क्या हुआ, मान लीजिए ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस हो जाएगा, ये वाई एक्सिस हो जाएगा, और यहाँ पे ये वेक्टर है जिसका ये टेल है और ये इसका हेड है जिसको हम वेक्टर ए बोल रहे हैं। पहले ये वेक्टर ए था, लेकिन जब हमने इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तब क्या हुआ। तो इसके अंदर फिर क्या डिफरेंस आएगा। तो यहाँ से देखिए मैं आपको डिफरेंस दिखाने की ट्राई कर रहा हूँ। होगा क्या, जो डायरेक्शन होती है, दो चीज़ होती है वेक्टर के अंदर, दो चीज़ें होती हैं, एक होती है डायरेक्शन और दूसरा होता है उसका मैग्नीट्यूड। तो जो डायरेक्शन होती है, देखिए डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आया है। जो पहले ए वेक्टर की डायरेक्शन थी 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद भी डायरेक्शन वही है। हुआ क्या है, जो ए का मैग्नीट्यूड होता है, जो मैग्नीट्यूड है वो इंटू 5 हो गया। पहले मान लीजिए ए का मैग्नीट्यूड था 1 मीटर, तो जब इसने आपने इसको स्केलर क्वांटिटी 5 से मल्टीप्लाई कर दिया है, अब इसका मैग्नीट्यूड जो हो जाएगा वो हो जाएगा 5 मीटर। बस यही डिफरेंस है। सेकेंड केस आप देखिए, जब ए को मैंने मल्टीप्लाई किया है -3 के साथ,
तो यहाँ से ये चीज़ तो क्लियर हो रही है कि इसका जो मैग्नीट्यूड है वो तो इंटू 3 हो ही गया होगा। मान लीजिए पहले अगर इसका 1 मीटर था तो अभी ये 3 मीटर हो गया। लेकिन इसके अलावा यहाँ पे एक नेगेटिव साइन है और यहाँ पे नेगेटिव साइन दिखाता है डायरेक्शन को। तो पहले अगर इसकी डायरेक्शन ये थी तो अभी इसकी डायरेक्शन एकदम से अपोजिट हो गई होगी। ये एंगल होगा 180 डिग्री माइनस थीटा। तो यही डिफरेंस है दोनों के बीच। अगर हम इसको पॉजिटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं या फिर नेगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं, पहली चीज़ क्या चेंज होगी, मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा जितने से भी आप मल्टीप्लाई कर रहे हो। सेकंड, अगर आप इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है। ये हो गया अगर आप वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहे हो किसी स्केलर क्वांटिटी के साथ। लेकिन अगर हम वेक्टर को वेक्टर क्वांटिटी के साथ ही मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, उसी को हम बोलते हैं वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन, जो कि होता है दो टाइप का। एक होता है स्केलर प्रोडक्ट जिसको हम डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं, जिसको हम ऐसे दिखा सकते हैं, ए डॉट बी इज इक्वल टू मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी कोस थीटा। ये वाला फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। ये वाला फॉर्मूला जब हम आगे क्वेश्चंस करेंगे तो ये हमारे काम आने वाला है। तो ये वाला फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। सो क्या है इस फॉर्मूले के अंदर, एक तो है मोड ऑफ ए, ये जो वेक्टर ए है उसका आपको मोड ऑफ ए है। मोड ऑफ ए का मतलब होता है मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ये मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ कि इन सब का मतलब क्या होता है। तो अगर आपको दिक्कत आ रही है तो आप पहले वो वाला वीडियो देख लीजिए जिससे आपको ये सब क्लियर हो जाए। मोड ऑफ बी है मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मैग्नीट्यूड ऑफ बी। फिर आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए, एक डाउट आना चाहिए कि सर ये थीटा क्या है। सो यहाँ पे थीटा क्या है, एंगल है किसके बीच का, एंगल बिटवीन ए एंड बी। सो मैंने एंगल निकालना लास्ट वीडियो में आपको सिखा दिया था। अगर फिर भी आपको नहीं पता है तो मैं आपको एक बार फिर से बता दूंगा जब हम क्वेश्चंस करेंगे। सो ये चीज़ें आपको डाउट में नहीं रहनी चाहिए। सो ये हमारा फॉर्मूला है जो कि होता है स्केलर प्रोडक्ट का। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि इसको हम डॉट प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम जो इन दोनों के बीच का जो मल्टीप्लिकेशन है उसको डॉट से शो करते हैं, इसलिए इसको डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। और इसको स्केलर प्रोडक्ट क्यों बोला जाता है, फिर स्केलर प्रोडक्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब हम दो वेक्टर है, मान लीजिए ए एक वेक्टर है बी भी एक वेक्टर है, हम इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, लेकिन जो हमें मिल रहा है ये क्वांटिटी, ये क्वांटिटी वेक्टर नहीं है, ये एक स्केलर क्वांटिटी हमें मिलेगी, इसीलिए इसको स्केलर प्रोडक्ट भी कहा जाता है। सो रिजल्ट ऑफ स्केलर प्रोडक्ट इज ऑलवेज स्केलर। सो इस फॉर्मूला से जब हम आगे एग्जांपल्स कर रहे होंगे तब आप देखेंगे कि जब हम इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं तो हमें कोई वेक्टर नहीं मिल रहा है, हमें एक स्केलर क्वांटिटी मिल रही है, इसीलिए इसको स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। नोट करेंगे वो क्या है, वो ये है कि मान लीजिए डिपेंड करता है थीटा के ऊपर। थीटा अगर 90 डिग्री से कम है, अगर थीटा 90 डिग्री से कम है तो हमें जो ए डॉट बी मिलेगा वो पॉजिटिव क्वांटिटी मिलेगी। सेकंड, अगर थीटा ग्रेटर देन है 90 डिग्री से तो हमें नेगेटिव क्वांटिटी मिलेगी। ये सब आप जानते हैं कि cos थीटा की वैल्यू होती है -1 से 1 लेके। अगर थीटा 90 डिग्री से अबव है तो हमें cos थीटा मिलता है नेगेटिव। सो अगर cos थीटा नेगेटिव है तो इन दोनों के मैग्नीट्यूड तो पॉजिटिव होंगे ही, अगर हम उसको किसी नेगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें नेगेटिव में मिलेगा। थर्ड एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो हमें याद रखनी है वो है, अगर ये 90 डिग्री हो जाता है तो cos 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0। सो जो डॉट प्रोडक्ट है वो हमें मिलेगा 0। ये जो कंडीशन है ये काफ़ी काम आती है एग्जाम्स में जब आप क्वेश्चंस करते हैं या जब आप PYQs कर रहे होंगे, या फिर अगर आप किसी कोचिंग में हैं तब आप अगर उसकी सीट वगैरह कर रहे होंगे, DPP वगैरह सॉल्व करते हैं, तो आपको ये चीज़ दिखती है कि क्वेश्चंस के अंदर कंडीशंस दी जाती है। उसमें से एक कंडीशन ये भी होती है कि जो दो वेक्टर हैं वो दोनों
परपेंडिकुलर है, तभी उनके बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो परपेंडिकुलर दे दिया, इसका मतलब डायरेक्टली हमें पता चल गया कि उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होने वाला है। तो अब हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है जो हमें ध्यान में रखनी है, जो अपने काम आएंगे। सबसे पहली होती है कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर ए डॉट बी है, एक वेक्टर है, बी भी एक वेक्टर है, उसको हम लिख सकते हैं बी डॉट ए। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, यानी कि हम पोजीशन चेंज कर सकते हैं, ए को पहले लिख सकते हैं, बी को बाद में लिख सकते हैं, बी को पहले लिख सकते हैं, ए को बाद में लिख सकते हैं। ये जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ये सिर्फ डॉट प्रोडक्ट्स के लिए होती है। आप देखेंगे कि जब हम क्रॉस प्रोडक्ट या फिर वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ रहे होंगे तब हम ऐसा नहीं कर पाएंगे, ये सिर्फ होती है डॉट प्रोडक्ट के लिए, तो ये आपको ध्यान में रखनी है। दूसरी होती है डिस्ट्रीब्यूटिव। इसके अंदर क्या होता है, मान लीजिए एक वेक्टर है ए, जिसका डॉट प्रोडक्ट हमें करना है b प्लस सी से। सो हम इसको लिख सकते हैं a डॉट बी प्लस ए डॉट सी। सो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, पहले आप इसको a से डॉट प्रोडक्ट कर दो, फिर आप इसको b से डॉट प्रोडक्ट कर दो, ये होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। फिर इसके अंदर आपको और क्या ध्यान रखना है कि मान लीजिए ये हमारा एक्सिस है, ये हो जाएगा एक्स एक्सिस, ये हो जाएगा वाई एक्सिस। इसके लिए मैंने आपको यूनिट वेक्टर बताए थे लास्ट वीडियो में। इसके लिए यूनिट वेक्टर होता है आई कैफ, इसके लिए यूनिट वेक्टर होता है जे कैफ। यूनिट वेक्टर क्या होते हैं, जिनसे हमें सिर्फ डायरेक्शन का पता चलता है, इनका मैग्नीट्यूड 1 होता है। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, मान लीजिए हम कर रहे हैं डॉट प्रोडक्ट यूनिट वेक्टर्स आई कैफ इंटू आई कैफ, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ आई इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ आई इंटू कोस थीटा। थीटा क्योंकि आई को आई से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो थीटा हो जाएगा 0, कोस 0 होता है 1, और आई मैग्नीट्यूड ऑफ आई होता है 1 प्लस इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ आई होता है इंटू 1। सो ये हमें मिलेगा 1 इंटू 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। सो किसी भी यूनिट वेक्टर का उसी यूनिट वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट हमेशा 1 मिलता है। दूसरा, जब हम बात कर रहे हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस की, तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं आई को, डॉट प्रोडक्ट कर सकते हैं जे के साथ। यहाँ से हमें क्या मिलेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ आई इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ जे इंटू कोस थीटा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो कोऑर्डिनेट एक्सिस होता है उसके अंदर एक कोऑर्डिनेट एक्सिस दूसरे कोऑर्डिनेट एक्सिस का हमेशा परपेंडिकुलर होता है, यानी हमें एंगल मिलता है 90 डिग्री का। अगर हम यहाँ पे थीटा 90 डिग्री रखेंगे, कोस 90 डिग्री होता है 0, तो ये हमें मिलेगा 1 इंटू 1 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। हमें यहाँ से क्या मिला कि अगर हम कोऑर्डिनेट एक्सिस के अंदर सेम कोऑर्डिनेट एक्सिस को डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो हमें 1 मिलता है। वहीं अगर हम डिफरेंट कोऑर्डिनेट एक्सिस का मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो हमें 0 मिलता है। ऐसे ही अगर आप जे को डॉट प्रोडक्ट करेंगे के साथ, के का क्या होता है, जेड एक्सिस में यूनिट वेक्टर, तो हमें मिलेगा 0। के को करेंगे अगर आई के साथ तो भी मिलेगा 0, के को करेंगे के साथ डॉट प्रोडक्ट तो मिलेगा 1। ये हमें ध्यान में रखना है। फिर हमें क्या देखना है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स इन कंपोनेंट फॉर्म। कंपोनेंट फॉर्म में डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, कंपोनेंट फॉर्म मैंने आपको पहले ही निकालना सिखा दिया था। कंपोनेंट फॉर्म कैसे दिखाते हैं हम, मान लीजिए ये है वेक्टर ए, इसको हम लिख सकते हैं ए एक्स आई कैफ प्लस ए वाई जे कैफ प्लस ए जेड के कैफ। दूसरा वेक्टर है बी, जिसको कंपोनेंट फॉर्म में लिख सकते हैं बी एक्स आई कैफ प्लस बी वाई जे कैफ प्लस बी जेड के कैफ। अब हमें करना है इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, जिसको हम लिखेंगे ए डॉट प्रोडक्ट बी। कंपोनेंट फॉर्म में अगर डॉट प्रोडक्ट करना है तो हम पहले आई कैफ को मल्टीप्लाई करना होगा आई कैफ के साथ,
फिर इसके फर्स्ट कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करना होगा इसके सेकंड कंपोनेंट के साथ, फिर इसके फर्स्ट कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करना होगा इसके थर्ड कंपोनेंट के साथ। ऐसे ही हमें फिर से इसके सेकंड कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करना होगा फर्स्ट कंपोनेंट के साथ, सेकंड कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करना होगा सेकंड कंपोनेंट के साथ, और सेकंड कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करना होगा थर्ड कंपोनेंट के साथ। ऐसा ही हमें करना होगा AZ के साथ। तो काफ़ी सारी टर्म आएंगी। सो ये कैसे दिखेगा, हमें AX को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं इसके फर्स्ट कंपोनेंट के साथ तो हमें मिलेगा आई कैफ डॉट आई कैफ प्लस AY डॉट BY जे कैफ डॉट जे कैफ प्लस AZ डॉट AZ इंटू के कैफ प्लस हमें और भी बहुत सारी टर्म मिलेंगे जिसके अंदर हम AX को मल्टीप्लाई कर रहे होंगे BY के साथ, ये हो जाएगा आई डॉट जे प्लस AX को मल्टीप्लाई कर रहे होंगे BZ के साथ जो कि हो जाएगा आई डॉट जेड एंड हैंस ऑन। सो यहाँ से हमें क्या दिख रहा है कि हम जब सेम कोऑर्डिनेट एक्सिस के यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 1 मिलता है। तो यहाँ से हमें 1 मिल जाएगा, लेकिन बाकी जितने भी टर्म है उन सभी में दो कोऑर्डिनेट एक्सिस आ रहे हैं, वो भी अलग अलग। सो हमें इन सब से मिलेगा 0। सो कंपोनेंट फॉर्म में अगर हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि आई कैफ वाले को आई कैफ के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं प्लस जे कैफ को जे कैफ वाले के साथ मल्टीप्लाई कर दो प्लस के कैफ को के कैफ वाले के साथ मल्टीप्लाई कर दो, और ये हमारा डॉट प्रोडक्ट होता है कंपोनेंट फॉर्म में, जिसको आपको पता होना चाहिए। फिर मैं आपको एक एग्जांपल भी करवा देता हूँ छोटा सा। मान लीजिए ए वेक्टर दिया गया है 2 आई कैफ प्लस 3 जे कैफ प्लस 4 के कैफ। बी वेक्टर दिया गया है 3 जे कैफ माइनस 4 के कैफ। अब हमें इन दोनों का करना है डॉट प्रोडक्ट। सो अगर आपको मैं ये वाली चीज़ नहीं बताता तो आप क्या करते, आई को मल्टीप्लाई करते इस वाले कंपोनेंट के साथ, फिर इसको करते इस कंपोनेंट के साथ। ऐसे ही आप करते 3 जे कैफ को 3 जे के कैफ के साथ, और 3 जे कैफ को -4 के कैफ के साथ, और ऐसा ही आप करते इसके साथ। लेकिन अब मैंने जब आपको ट्रिक बता दी है तो आपको क्या करना है, डायरेक्टली आई कैफ वाले को मल्टीप्लाई करना है आई कैफ वाले के साथ, जे कैफ को मल्टीप्लाई करना है जे कैफ वाले के साथ, और के कैफ को मल्टीप्लाई करना है के कैफ वाले के साथ। यहाँ पे आई कैफ का कोई मल्टी कंपोनेंट नहीं है बी में, तो हम इसको 0 आई कैफ ले लेते हैं। अब आप जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता है 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2, आ जाएगा 0 आई कैफ प्लस 3 को 3 के साथ करेंगे तो आ जाएगा 9, जे कैफ को जे कैफ के साथ करेंगे तो आ जाएगा 1, प्लस 4 को 4 के साथ -4 के साथ करेंगे तो आ जाएगा -16 के कैफ इंटू के कैफ 1। सो यहाँ से हमें क्या मिल गया 9, और यहाँ आई कैफ नहीं आएगा, 9 माइनस 16 जो कि हो जाएगा 7। सो ऐसे ही अब मैं जो आपको क्या बताना चाह रहा था कि देखिए हमने डॉट प्रोडक्ट किया है, टू वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट एक स्केलर क्वांटिटी आ रहा है, ये कोई वेक्टर नहीं आ रहा है। इसीलिए हम बोलते हैं कि जो डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट होता है वो हमेशा हमें स्केलर क्वांटिटी देता है, कोई वेक्टर नहीं देता है। सो चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। हम देख रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट हमने पढ़ लिया है, और अब हमें देखना है कि हम डॉट प्रोडक्ट से और क्या क्या निकाल सकते हैं वेक्टर के अंदर। सो अगर हमें किसी भी टू वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना है तो भी हम डॉट प्रोडक्ट का यूज कर सकते हैं। मान लीजिए आपको कोऑर्डिनेट एक्सिस में कोई वेक्टर दे रखा है, इसको मान लेते हैं y, इसको मान लेते हैं x कोऑर्डिनेट, और इसके अंदर हमें एक ये वेक्टर दे रखा है जिसको हम मान लेते हैं 2, 3। सो इसको अगर हम इससे मिला देंगे तो हमें यहाँ से वेक्टर मिल जाएगा।
सो अब मान लीजिए दूसरा वेक्टर दिया है 3,2। सो अगर हम इन दोनों को कनेक्ट करते हैं तो हमें यहाँ पे एक और वेक्टर मिल जाएगा। अब हमें इन दोनों के बीच का एंगल निकालना है। सो इट्स डिफिकल्ट, क्यों? क्योंकि हम देख के नहीं बता सकते कि इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा। सो इसके लिए हमें यूज करते हैं डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या है? डॉट प्रोडक्ट को हम लिखते हैं ए डॉट बी इज इक्वल टू mod of a mod of b cos थीटा। यहाँ पे थीटा क्या होता है? एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। सो cos थीटा को हम लिख सकते हैं, ओके, वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो इसको हम लिख सकते हैं ए डॉट बी अपॉन mod of a एंड mod of b। यहाँ से थीटा हम लिख सकते हैं cos इनवर्स ए डॉट बी अपॉन mod of a mod of b। अभी आपको देखने में ऐसा लग रहा होगा कि सर ये क्या बता रहे हो, कैसे निकालेंगे ऐसे एंगल, कैसे निकालेंगे? ये तो कुछ ज़्यादा ही हार्ड लग रहा है। लेकिन अब मैं आपको एग्जांपल करके दिखाऊंगा और आप बोलेंगे कि ये तो काफ़ी इजी है। जैसे एग्जांपल देखो, कोई वेक्टर है ए, जिसको हम लिख सकते हैं √3 i कैफ प्लस j कैफ एंड अनदर वेक्टर इज 2i कैफ। हमें बोला जाता है क्वेश्चन में फाइंड द एंगल बिटवीन these two vectors। एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, काफ़ी इजी इजी क्वेश्चंस। आपको लग रहा होगा कि ये तो कैसे काफ़ी हार्ड है, कैसे निकाले, लेकिन हमारे पास है फॉर्मूला। हमें क्या करना है, देखो cos थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, ए डॉट बी अपॉन mod of a mod of b। सो ए डॉट बी करना मैंने आपको पहले ही बता दिया था, क्योंकि ये है कंपोनेंट फॉर्म में। कंपोनेंट फॉर्म में जब डॉट प्रोडक्ट हम करते हैं तो कैसे करते हैं, पहले आप लिख लीजिए पहला वेक्टर, फिर आप लिख लीजिए सेकेंड वेक्टर जो कि है 2i कैफ अपॉन mod of a mod of b। सो डॉट प्रोडक्ट में मैंने आपको कंपोनेंट फॉर्म में डॉट प्रोडक्ट करना बता दिया था कि हमें डायरेक्टली जो आई कैफ है उसका मल्टीप्लिकेशन करना है, आई कैफ के साथ जे कैफ का मल्टीप्लिकेशन करना है। जे के साथ यहाँ पे सेकेंड वेक्टर में जे का कोई कंपोनेंट नहीं है तो वो जीरो होगा, जीरो को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो आ जाएगा, यानी कि ये हमें लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। √3 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 2√3। आई कैफ को आई कैफ के साथ डॉट प्रोडक्ट 1 होता है तो वो हमें लिखना नहीं है, अपॉन मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी। मोड ऑफ ए क्या होता है? मोड ऑफ ए होता है मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ ए। मैग्नीट्यूड किसी भी वेक्टर का अगर वो कंपोनेंट फॉर्म में दे रखा है तो निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको पहले वीडियो में बता दिया है, जो कि होता है उसके पहले कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस दूसरे कंपोनेंट का स्क्वायर और उसका अंडर रूट। ऐसे ही हम मैग्नीट्यूड ऑफ बी भी निकाल सकते हैं। इसके अंदर सिर्फ एक ही कंपोनेंट है तो उसके स्क्वायर कर लेंगे और फिर उसका अंडर रूट ले लेंगे। यहाँ पे क्या आएगा, √3 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 3 प्लस 1 का स्क्वायर होता है 1 जो कि हो जाएगा √4 जो कि हो जाएगा 2। यहाँ पे 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 4 का अंडर रूट लेंगे तो फिर से 2 आ जाएगा। यहाँ पे अपने पास मैग्नीट्यूड ऑफ ए आ गया 2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी भी आ गया 2, जिसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 जो कि हो जाएगा 2 से 2 कट गया जो कि यहाँ पे आ जाएगा √3/2। सो कोस थीटा हमारे पास क्या आ गया, √3/2। अब आप लोगों को पता है कि कोस थीटा कितना होता है, √3/2 कब होता है, जब थीटा होता है 30 डिग्री। सो हम कोस थीटा को लिख सकते हैं, √3/2 को हम लिख सकते हैं कोस
30 डिग्री। कोस से कोस कट गया और यहाँ पे थीटा हमें मिलता है 30 डिग्री। सो तो आपने देखा कितनी आसानी से हम दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकाल रहे हैं। ऐसे इजी इजी क्वेश्चंस जो हैं एग्जाम में आते रहते हैं और बच्चों को लगता है कि ये काफ़ी बड़ा है, काफ़ी हार्ड होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आपको बेसिक्स क्लियर हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। तो इसका जो सेकंड यूज है वेक्टर प्रोडक्ट का, वो हम करते हैं टू फाइंड कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग अनदर वेक्टर। सो मान लीजिए ये कोई वेक्टर ए है और ये को दूसरा सेकंड वेक्टर बी है। सो ये ए के टू कंपोनेंट्स हैं, एक है जो बी के अलोंग है और जो सेकंड कंपोनेंट है वो ए के परपेंडिकुलर है। सो हमें ए वेक्टर का कंपोनेंट निकालना है बी वेक्टर के अलोंग, तो हम उसे बोल देते हैं ए पैरेलल टू बी। सो क्या लिख सकते हैं, जियोमेट्रिकली आप देख सकते हैं, आपको पाइथागोरस थ्योरम पता है, आप जानते हैं कि बेस स्क्वायर इंटू हाइट स्क्वायर इक्वल टू होता है हाइपोटेनियस स्क्वायर। सो यहाँ से हम जानते हैं कोस थीटा, कोस थीटा को क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा को लिख सकते हैं बेस अपॉन हाइपोटेनियस। सो कोस थीटा को हमने लिख दिया बेस जो कि है a11 अपॉन हाइपोटेनियस जो कि यहाँ पे हो जाएगा a। सो यहाँ पे देखिए जो मैग्नीट्यूड ऑफ ए है उसको हम डायरेक्टली मोड ऑफ ए लिख सकते हैं या फिर डायरेक्टली ए लिख सकते हैं। उसके ऊपर अगर हम एरो नहीं लगाएंगे तो वो सिर्फ मैग्नीट्यूड ही होगा। वैसे ही इसके मैग्नीट्यूड को भी हम डायरेक्ट a11 लिख सकते हैं। सो यहाँ से a11 जो कि कंपोनेंट है अलोंग बी वो हमें मिलता है a cos थीटा। सो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है a डॉट बी मोड ऑफ बी cos थीटा। सो ए मोड ऑफ ए cos थीटा हो जाएगा a डॉट बी अपॉन मोड ऑफ बी, बी को हम इधर लेके आ गए। सो यहाँ से a cos थीटा क्या होता है a11 जो कि कंपोनेंट भी है b के अलोंग। सो उसे हम लिख सकते हैं a डॉट b अपॉन मोड ऑफ b। अब मैंने आपको बताया था कि हम यूनिट वेक्टर्स कैसे निकालते हैं, कोई भी वेक्टर है उसको हम लिख सकते हैं यूनिट वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ a। सो यहाँ से आप देख सकते हो कि यूनिट वेक्टर हम निकाल सकते हैं अगर हम किसी वेक्टर में डिवाइड कर दें उसके मैग्नीट्यूड से। तो यहाँ हम यही तो कर रहे हैं, बी वेक्टर को डिवाइड कर रहे हैं मैग्नीट्यूड ऑफ बी से, तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा ए डॉट बी कैफ, यानी बी के अलोंग यूनिट वेक्टर। सो यहाँ से आप क्या देख सकते हैं कि जो कंपोनेंट ऑफ ए है, कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी वो होगा ए मोड ऑफ ए कोस थीटा, जिसको हम लिख सकते हैं ए डॉट बी कैफ। वैसे ही अगर हमें कंपोनेंट निकालना है बी का अलोंग ए, सो वो क्या हो जाएगा मोड ऑफ बी कोस थीटा इज इक्वल टू बी डॉट ए कैफ। सो ये दोनों चीजें हमें ध्यान में रखनी है। ये क्या होते हैं, हम फाइंड करते हैं कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग अनदर वेक्टर। सो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं इसका एक एग्जांपल। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं और उससे समझते हैं कि हम एक वेक्टर का सेकेंड वेक्टर के अलोंग कंपोनेंट कैसे निकालते हैं। अब जो मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताया था वो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि अगर आपका एक वेक्टर का कंपोनेंट निकालना है बी के अलोंग तो उसको हम लिख सकते हैं ए कोस थीटा, और उसी को हम लिख सकते हैं ए डॉट बी कैफ। ये जो हम निकालते हैं सिर्फ मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड अलोंग बी। अगर आपको डायरेक्शन भी चाहिए तो आपको पता है कि ये बी के अलोंग है। सो अगर हम इसको बी कैफ यानी कि बी के अलोंग यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें डायरेक्शन भी मिल जाएगी। लेकिन अगर हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए तो ये वाला फॉर्मूला इनफ है। सो यहाँ पे एक यही एग्जांपल दे रखा है, ए वेक्टर है 2i कैफ प्लस जे कैफ, बी वेक्टर है √2i कैफ प्लस √2j कैफ, और हमें ए वेक्टर का कंपोनेंट निकालना है अलोंग बी। सो हमारे पास फॉर्मूला होता है वेक्टर का दूसरे वेक्टर के अलोंग कंपोनेंट निकालने का,
ए डॉट बी अपॉन मोड ऑफ बी। सो दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना है। पहला वेक्टर क्या है, 2i कैफ प्लस जे कैफ, वेक्टर हमें दिए गए हैं कंपोनेंट फॉर्म में, इनटू √2i कैफ प्लस √2 जे कैफ। कंपोनेंट फॉर्म में हमें इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना बहुत अच्छे से आता है। मोड ऑफ बी मैग्नीट्यूड ऑफ बी, जो कि मैंने आपको निकालना बता दिया था। मैग्नीट्यूड आप कैसे निकालोगे, फर्स्ट वेक्टर का स्क्वायर प्लस उसके सेकेंड कंपोनेंट का स्क्वायर, उन दोनों का आप अगर अंडर रूट लेते हैं तो आपको यहाँ से मैग्नीट्यूड ऑफ बी मिलता है। सो ये कितना हो जाएगा, 2 प्लस 2 अंडर रूट, जो कि हो जाएगा √4, जो कि होता है 2। यहाँ से हम इसे 2 लिख सकते हैं। सो यहाँ से हमें क्या मिल गया, कंपोनेंट का जब भी डॉट प्रोडक्ट करना है तो हमें पता है कि आई कंपोनेंट को डॉट प्रोडक्ट होगा आई के साथ, जे का डॉट प्रोडक्ट होगा जे के साथ। 2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 2√2 प्लस 2 को 2 से करेंगे तो 2√2, जो कि हो जाएगा अपॉन 2। सो यहाँ से अगर हम 2 कॉमन लेते हैं तो अंदर आता है √2 प्लस √2 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमें मिलेगा 2√2। सो ये मैग्नीट्यूड हमें मिल गया है कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी। ऐसे ही अगर हमें सिर्फ डायरेक्शन भी चाहिए तो अगर हमें बी की डायरेक्शन पता है तो हमें सिर्फ उसके बी कैफ से मल्टीप्लाई कर देना है। बी कैफ निकालना आपको पता है, बी कैफ कैसे निकालते हैं, वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ बी। सो यहाँ पे अगर डायरेक्शन भी पूछ रहा है तो हम डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछ रहा है तो हम मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट नोट आपको याद रखना है। एक मैं आपको कंडीशन बताने जा रहा हूँ। जो क्वेश्चंस जो एग्जाम में आते हैं उनके अंदर क्या होता है, कंडीशंस दी होती है जिनसे हमें इक्वेशंस बनाते हैं। इक्वेशंस का काफ़ी इम्पोर्टेंस रहता है जब हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, देखिए ये कोई वेक्टर है ए जो अल्फा एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, बीटा एंगल बना रहा है वाई एक्सिस के साथ, और जेड एक्सिस से गामा को एंगल बना रहा है। सो ए को हम लिख सकते हैं ए एक्स आई कैफ प्लस ए वाई जे कैफ प्लस ए जेड के कैफ। मोड ऑफ ए मैंने आपको निकालना बता दिया है, इसको हम लिख सकते हैं कॉम्पोनेंट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस कॉम्पोनेंट ऑफ ए वाई स्क्वायर प्लस कॉम्पोनेंट ऑफ ए जेड स्क्वायर का अंडर रूट। सो अगर हम अंडर रूट को इधर ले जाएं तो इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। सो अब हम क्या कर रहे हैं, ये जो कॉम्पोनेंट है ए, इसका कॉम्पोनेंट निकाल रहे हैं अलोंग एक्स एक्सिस। अलोंग एक्स एक्सिस अगर इसका एक कंपोनेंट अगर निकालेंगे और इसके यूनिट वेक्टर होता है आई कैफ, सो उसको हम क्या लिख सकते हैं, मोड ऑफ ए कोस अल्फा इज इक्वल टू ए डॉट आई कैफ अपॉन मोड ऑफ आई। ये हमें फॉर्मूले से देख सकते हैं जो कि हमने लास्ट स्लाइड में निकाला था। सो इसको हम लिख सकते हैं, ये डॉट प्रोडक्ट में आपको पता है कि सिर्फ आई कैफ को मल्टीप्लाई करेंगे आई कैफ के कंपोनेंट के साथ, जे कैफ को जे कैफ के साथ। यहाँ पे सिर्फ आई कैफ का कंपोनेंट है, सो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे ए एक्स को 1 के साथ जो, तो हमें मिलेगा ए एक्स बाकी 0। आई कैफ का आई के साथ मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 1। सो हम कोस अल्फा को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे मोड ऑफ ए था जो इधर आगे चला जाएगा, सो हम इसको लिख सकते हैं कोस अल्फा को ए डॉट आई अपॉन ए। सो इसको हम लिख सकते हैं ए एक्स अपॉन ए। वैसे ही हम जो बीटा है वो एंगल है ए और वाई एक्सिस के बीच, तो इसको हम लिख सकते हैं कोस बीटा इज इक्वल टू ए वाई अपॉन में ए, कोस गामा इज इक्वल टू ए जेड अपॉन में ए। सो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम क्या करेंगे, इन सबको जैसे कि हमारे पास क्या है कोस एल्फा इज इक्वल टू ए एक्स अपॉन ए, सब हम क्या करेंगे इन सबको स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, कोस स्क्वायर एल्फा इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। फिर ए स्क्वायर को इधर ले जाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ए स्क्वायर को स्क्वायर एल्फा प्लस, ऐसे ही बीटा के साथ करेंगे और ये हो गई इक्वेशन 1, ये हो गई इक्वेशन 2, ये हो गई इक्वेशन 3। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 प्लस 2 प्लस 3 कर देंगे, क्या मिलेगा, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर एल्फा प्लस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर बीटा प्लस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। सो यहाँ से अगर हम ए स्क्वायर को कॉमन ले लें तो क्या हमें क्या मिलेगा, ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, अंदर होगा कोस स्क्वायर एल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा।
वैसे इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर। सो इसको हम लिख देंगे ए स्क्वायर, इसको मान लीजिए हम लिख देते हैं ए स्क्वायर। तो यहाँ से हमने कॉमन ले लिया था ए स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा और हमें क्या मिलेगा, कोस स्क्वायर अल्फा, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। ऐसे ही हमें एक और कंडीशन ध्यान में रखनी है, जिसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 2। ये दोनों कंडीशंस हमें ध्यान में रखनी है, एग्जाम के अंदर इनका यूज होता है। और जब हम PYQs कर रहे होंगे नेक्स्ट वीडियोस के अंदर, तभी हम देखेंगे कि ये दोनों यूज आती हैं। सो ये दोनों हमें ध्यान में होनी चाहिए। तो चलिए अब हम देखते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड। तो हमने जो डॉट प्रोडक्ट है या फिर स्केलर प्रोडक्ट है, जो कि एक पार्ट है वेक्टर प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन का, वो कंप्लीट कर दिया है। अब हम देखेंगे कि वेक्टर मल्टीप्लिकेशन हम करते हैं जब वेक्टर प्रोडक्ट करते हैं या फिर क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, ये डॉट प्रोडक्ट से कैसे डिफरेंट है। सो इसको क्रॉस प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं, वो बोलते हैं इसलिए क्योंकि हम इसे लिखते हैं ए क्रॉस बी। दोनों को लिखने का तरीका अलग है, उसे हम ए डॉट भी लिखते हैं, इसे हम ए क्रॉस भी लिखते हैं। इसका फॉर्मूला होता है मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी साइन थीटा एन कैफ। ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है। सो यहाँ पे मोड ऑफ ए है मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए। मोड ऑफ बी है मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और थीटा एंगल बिटवीन ए एंड बी। फिर हमें यहाँ पे पता चलता है कि ये एन कैफ क्या है। एन कैफ क्या है ये मैं आपको बताऊंगा, जब जैसे ही हम एग्जांपल्स कर रहे होंगे तब हमें पता चलेगा। अब इसको क्रॉस प्रोडक्ट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसको हम लिखते हैं ए क्रॉस बी। फिर हम इसको वेक्टर प्रोडक्ट क्यों बोल रहे हैं, वेक्टर प्रोडक्ट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जब हम इस बार दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन कर रहे होंगे तब इस बार हमें वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी। इस बार हमें कोई स्केलर क्वांटिटी नहीं मिलेगी, इस बार हमें वेक्टर मिलेगा। वेक्टर मल्टीप्लिकेशन करने से वेक्टर मिलेगा, इसलिए हम इसको बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। सो क्रॉस प्रोडक्ट gives a vector, that's why we call that vector product. So now we want to know the direction of n cap. n cap is a unit vector that perpendicular to a and b। मान लीजिए ये कोई वेक्टर a है, ये वेक्टर b है। अगर हमें एन कैफ जो है वो डायरेक्शन होगी इन दोनों के परपेंडिकुलर, इन दोनों के जो परपेंडिकुलर वेक्टर होगा, यानी कि जो इससे भी 90 डिग्री का एंगल बनाएगा और इससे भी 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, उस डायरेक्शन में होगा एन कैफ, जो कि एक यूनिट वेक्टर। हम एन कैफ निकाल भी सकते हैं। एन कैफ हम कैसे निकालते हैं, हम निकालते हैं राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम से या राइट हैंड रूल से। उसके लिए हमें क्या करना होता है, मान लीजिए वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। आपको आपके राइट हैंड की जो फर्स्ट फिंगर है वो रखनी है इस वेक्टर के अलोंग, और जो सेकंड फिंगर है वो रखनी है इस वेक्टर के अलोंग। तो जो थंब की डायरेक्शन होगी वही एन कैफ की डायरेक्शन होगी, जो कि परपेंडिकुलर होगा ए एंड बी से। ओके, तो चलिए देखते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड। राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम हमें क्या बताता है कि ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसमें ये एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर है आई कैफ, वाई एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर है जे कैफ, जेड एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर है के कैफ। डॉट प्रोडक्ट में क्या होता था, आई डॉट आई 1 होता था, और अगर यूनिट वेक्टर का कोऑर्डिनेट एक्सिस का अगर दूसरे कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ यूनिट वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट किया जाता था तो हमें 0 मिलता था। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर आई क्रॉस आई 0 होता है, जे क्रॉस जे भी 0 होता है और के क्रॉस के भी 0 होता है। लेकिन आई क्रॉस जे हमें क्या मिलता है, के कैप मिलता है। तो ये कैसे हो रहा है, तो ये हमें पता चलता है फॉर्मूले से। आई क्रॉस आई जब हम निकालते हैं तो हम इसको कैसे लिखेंगे, मोड ऑफ आई जो कि हो जाएगा 1 इंटू मोड ऑफ आई जो कि हो जाएगा 1 इंटू कोस थीटा, ओ सॉरी ये होता है साइन थीटा। थीटा आपको पता है कि एंगल होता है दो वेक्टर्स के
बिटवीन में। सो यहाँ पे एंगल जो है वो हो जाएगा 0 डिग्री। को साइन थीटा आई मीन साइन जीरो जो होता है वो जीरो होता है, दैट्स वाई आई क्रॉस आई क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। ऐसे ही अगर हम निकालते हैं आई क्रॉस जे, सो mod of I is equal to 1 into mod of j is equal to 1 into cos sorry sin theta n कैफ। सो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a1 इंटू यहाँ पे एंगल है 90 डिग्री का, एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। सो साइन 90 डिग्री होता है 1 इंटू एन कैफ, जो कि हो जाएगा एन कैफ। सो यहाँ पे एन कैफ क्या होगा, मैंने आपको क्या बताया था कि एन कैफ जो होता है वो डायरेक्शन होती है दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर। सो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या होगा, एक्स और वाई के दोनों के परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है, जेड एक्सिस होता है, तो इसीलिए यहाँ पे हो जाएगा जेड कैफ। सो देखो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट से हमें एक वेक्टर क्वांटिटी मिल रही है, भले ही वो यूनिट वेक्टर है। यहाँ से हमें कोई डायरेक्ट कोई नंबर नहीं मिल रहा है, यहाँ से हमें कोई स्केलर क्वांटिटी नहीं मिले, यहाँ से हमें वेक्टर मिलता है। सो आपको कन्फ्यूजन हो सकता है कि आई क्रॉस जे कर रहे हैं, जे क्रॉस के कर रहे हैं, के क्रॉस आई कर रहे हैं, तो क्या हमें हर बार ऐसे लिखना होगा, नहीं। उसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है जो कि मैं आपको बता देता हूँ। सो शॉर्ट ट्रिक क्या है, आप लिख लीजिए आई, यहाँ पे लिख लीजिए जे, यहाँ पे लिख दीजिए के, और ये हो गया साइक्लिक कोऑर्डिनेट। सो ये ट्रिक क्या बोलती है कि अगर आप i को j से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें k कैफ मिलेगा, j को k से मल्टीप्लाई करेंगे तो i कैफ मिलेगा पॉजिटिव डायरेक्शन में। सो ये डायरेक्शन भी आपको याद रखना है। फिर मान लीजिए आप उल्टा जा रहे हो, j को क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हो i के साथ, सो यहाँ हमें k कैफ तो मिलेगा लेकिन माइनस k कैफ मिलेगा क्योंकि आप उल्टी डायरेक्शन में जा रहे हो। सो हमें ये डायरेक्शन भी ध्यान में रखनी है, और आप इजीली फिर कोऑर्डिनेट एक्सिस का क्रॉस प्रोडक्ट कर पाएंगे। मैं आपको क्या बता रहा था कि जो ये मान लीजिए कोई वेक्टर ए है, कोई वेक्टर बी है, जो कि मिलके अगर हम इसको आगे बढ़ाएं तो एक पैरेललोग्राम बना रहे हैं। सो ए क्रॉस बी क्या है, उसका एरिया है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है। सो यहाँ से आपको लगेगा कि सर एरिया है, एरिया क्या, फिर यहाँ से ए क्रॉस बी करते हैं, जो क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो हमें एक वेक्टर क्वांटिटी मिलती है। तो क्या एरिया भी एक वेक्टर क्वांटिटी है? सो हाँ, एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है। जब हम आगे के चैप्टर्स में बढ़ेंगे तब हम ये देख रहे होंगे कि एरिया जो वेक्टर क्वांटिटी है उसको हम कैसे यूज में लेंगे। ऐसे ही जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है वो हम कैसे निकालते हैं। सो आप देख सकते हैं कि ये इसका हाफ हो रहा है। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल हो जाएगा हाफ ए क्रॉस बी। सो चलिए देखते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड में, जहाँ हम एक एग्जांपल करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट का, जिससे आपको चीज़ें काफ़ी आसान लगने लगेंगी कि क्रॉस प्रोडक्ट को हम कैसे सोल्व करेंगे अगर एग्जाम में आता है तो। This is the example that we can solve, and we see that how to find क्रॉस प्रोडक्ट। हमें ए वेक्टर दिया गया है 2i कैफ माइनस 3j कैफ प्लस 4k कैफ, सेकेंड वेक्टर बी दिया गया है 1i कैफ प्लस 2j कैफ माइनस 3k कैफ, जहाँ हमें निकालना है बी क्रॉस ए। जब भी आप क्वेश्चन देखें तो देखिए उसके अंदर क्रॉस प्रोडक्ट दिया है या डॉट प्रोडक्ट दिया है। फिर देखें अगर डॉट प्रोडक्ट है तो फर्क नहीं पड़ेगा ए डॉट बी है या बी डॉट ए है, लेकिन अगर क्रॉस प्रोडक्ट दिया है तो फर्क पड़ता है। मैं इसकी एक आपको प्रॉपर्टी भी बता देता हूँ। क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वो अगर आप पोजीशन चेंज करते हैं तो एक नेगेटिव का साइन आ जाता है। सो क्रॉस प्रोडक्ट का हमें ध्यान करना है, यहाँ हमें बी क्रॉस ए निकालना है। सो कैसे सोल्व करेंगे, इसे हम मैट्रिक्स रूल से सोल्व करेंगे। मैट्रिक्स को सोल्व कैसे करते हैं अगर आपको नहीं आता है तो भी मैं यहाँ पे अच्छे से बताने जा रहा हूँ, तो अच्छे से देखो। कंपोनेंट फॉर्म में दे रखा है, आई कैफ है, जे कैफ है, के कैफ है, आई कैफ है, जे कैफ है, के कैफ है। सो मैट्रिक्स बनाएंगे जिसमें हम सबसे पहले लिखेंगे आई कैफ, देन जे कैफ, देन के कैफ। फिर ध्यान से देखना है हमें पहले क्या दिया गया है, पहले हमें बी क्रॉस से निकालना है तो बी दिया गया है, तो फर्स्ट हम बी के कंपोनेंट लिखेंगे जो कि हो जाएगा आई कैफ का कंपोनेंट है 1, जे का कंपोनेंट है 2, के कैफ का कंपोनेंट है -3। फिर हमें क्या निकालना है, बी क्रॉस है तो ए दिया गया है, तो फिर हमें ए के कंपोनेंट लिखने हैं जो कि हो जाएगा 2, जे कैफ की जगह जे कैफ का कंपोनेंट -3, एंड देन के कैफ का कंपोनेंट 4 में
ये हो गया मैट्रिक्स। अब किसी भी मैट्रिक्स को कैसे सोल्व करते हैं, तो फर्स्ट क्या होता है, ऊपर जाए, आई कैफ जे कैफ के कैफ, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस। ये फर्स्ट स्टेप है। आपको क्या करना है, फर्स्ट वाले को प्लस साइन देना है, सेकंड वाले को माइनस साइन देना है एंड थर्ड वाले को प्लस साइन देना है। ये हो जाएगा फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप के बाद आपको सोल्व करना है, मान लीजिए आपको आई कैफ निकालना है, तो यहाँ पे होगा आई कैफ। अगर आप आई कैफ कॉम्पोनेंट ले रहे हैं तो क्या होगा, ये वाली रो को भूल जाइए और ये वाले कॉलम को भूल जाइए, क्या बचा, ये वाले कंपोनेंट हमारे पास बच गए। इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, माइनस इसको मल्टीप्लाई करना है इसके साथ। कैसे लिखेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, आ जाएगा 8, माइनस -3 को मल्टीप्लाई करना है -3 के साथ, तो -3 को मल्टीप्लाई करेंगे -3 के साथ एंड कोष्टक क्लोज। ये हो गया आई कैफ के लिए। फिर आई कैफ के लिए निकाल लिया है। अब हम किसके लिए निकालेंगे, जे कैफ के लिए। जब हम जे कैफ के लिए निकाल रहे हैं तो यहाँ पे एक माइनस है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे माइनस जे कैफ। तो अब आप इस वाले रो और कॉलम को नहीं लेंगे। आपके पास ये वाले कंपोनेंट बच गए। अब आपको क्या करना है, 1 को मल्टीप्लाई करना है 4 के साथ, 2 को मल्टीप्लाई करना है -3 के साथ और उसको माइनस कर देना है। 1 इंटू 4, 4, माइनस 2 इंटू -3, तो हो जाएगा 2 इंटू -3। देन तो अब आप इसको हटा सकते हैं। अब हमें निकालना है के कैफ का कंपोनेंट, जो कि हो जाएगा प्लस के कैफ। अब आप इस वाले रो इस वाले कॉलम को छोड़ दीजिए, तो क्या बचा, ये वाले कंपोनेंट। आपको क्या करना है, 1 को मल्टीप्लाई करना है -3 से, तो हो जाएगा -3, -2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4। दैट्स इट। किसी भी मैट्रिक्स को सोल्व करते हैं तो ऐसे ही करते हैं। पहले आपको क्या करना है, पहले आपको स्टार्टिंग करनी है आई कैफ के साथ। आई कैफ वाला लेंगे तो आई कैफ वाली रो और कॉलम को छोड़ के बाकी जो कंपोनेंट बच गए उनको करेंगे मल्टीप्लाई, माइनस, देन अदर। ऐसे ही हम सबका करेंगे और निकाल लेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट जब भी हम सोल्व करेंगे एग्जाम में तो हम ऐसे ही सोल्व करेंगे। अब हम क्या हो जाएगा, आई कैफ कितना आ जाएगा 8 माइनस 3 इंटू 3 9, माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 9, माइनस जे कैफ 4 माइनस 2 इंटू 3 -6, माइनस माइनस कट होके प्लस हो जाएगा, +6 प्लस के कैफ -3 -4 -7। व्हाट वी गेट, 8 minus 9 -1, I कैफ 4 plus 6 10 -10 j कैफ एंड -7 k कैफ। क्रॉस प्रोडक्ट से हमें क्या मिल रहा है, एक वेक्टर क्वांटिटी मिल रही है। यही तो मैं आपको स्टार्टिंग में बोल रहा था कि जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तब हमें एक वेक्टर मिलता है। हमें जब हम डॉट प्रोडक्ट कर रहे थे तब हमें एक स्केलर क्वांटिटी मिल रही थी, एक नंबर मिल रहा था, लेकिन डॉट प्रोडक्ट जब हम कर रहे हैं तब हमें एक वेक्टर क्वांटिटी मिल रही है जिसको हम सोल्व करते हैं मैट्रिक्स मेथड से। आपने डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट देखा इस वीडियो के अंदर। डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट दोनों वेक्टर प्रोडक्ट ही हैं, लेकिन हमें अलग अलग चीज़ें दे रहे हैं। ये इन दोनों के बीच का डिफरेंस हो गया। ये वाला वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसके अंदर हम क्या करेंगे, ये नोट्स कंप्लीट हो चुके हैं तो हम PYQs देखेंगे, 10 से 15 क्वेश्चन जो आपको मैं सोल्व करवाऊंगा। और आप देख रहे होंगे कि मैंने जो इस वीडियो में आपको बताए हैं और जो लास्ट वीडियो में जो नोट्स कराए हैं बेसिक के, वही सब यूज करके हम बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को सोल्व कर दे रहे होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो आ जाए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच।